जो हम रेट लॉ पढ़ रहे थे, रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसमें हमने कितना तक सीखा था, मैं आर लिख रही हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये n किसके बराबर था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा कुछ होगा, सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स व्हिच इज टेकिंग पार्ट इन द कंसंट्रेशन। ओके, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ये बताएगा कि किस कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर कर रहा है प्रोडक्ट, और किस कंसंट्रेशन का पार्ट, मतलब आपको इन फ्यूचर बताएगा कि इस कंसंट्रेशन, इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की वजह से आपको क्या निकला है, प्रोडक्ट निकला है। ठीक है, हाँ, कोलैड बहुत सारे कंसंट्रेशन करेंगे, जितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है सब कोलैड करेंगे, पर स्टिल आपका कोई एक दो ऐसी कंसंट्रेशन, मैं ऐसे नहीं बता रही कि हमेशा से होगा, पर कंसंट्रेशन क्या होता है कि जिसका ऑर्डर दिया रहता है ना, जिस कंसंट्रेशन का ऑर्डर दिया रहता है, अल्फा हो बीटा हो, इट इज़ ओनली पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल, सो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकलेगा, कंसंट्रेशन, डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन निकलेगा। ठीक है, सो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि ये जो पर्टिकुलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये यहाँ पर क्यों है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। पर हमको यहाँ पर ऐसा चीज़ फॉलो करना है, मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को ऐड करना है जिससे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन उस पर्टिकुलर इस कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, ये कांस्टेंट क्या है, k, दैट कांस्टेंट विल बी योर k। और जैसे कि हम कंसंट्रेशन को मतलब कांस्टेंट बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हम पर्टिकुलर रेट को इक्वल करने के लिए इस कांस्टेंट का नाम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ कांस्टेंट, आप रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, सो आर इज जस्ट इक्वल्स टू k, वेयर k इज द रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर आपका वही रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा विद द पर्टिकुलर योर रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी, जिस कंसंट्रेशन टू द पावर n। ओके, ये आपको क्या दिखला, पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन का ये आपको क्या है पता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका फॉलोइंग 4 कंडीशंस में अलग अलग देता है। ठीक है, मतलब ये रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है, एक्चुअली ये रेट कांस्टेंट वैरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आप लिख लीजिए कि जो रेट कांस्टेंट होता है, द रेट कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है स्यूडो, हम पढ़ेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस वगैरह में, पर अभी नहीं, मैं पढ़ाऊंगा अभी। द रेट कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या लिख लो, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो आप समझ सकते हो कि पूरा रिएक्शन का जो रेट है वही पूरा चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, ये चारों का निकालना पड़ेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनका क्या निकालना है हमको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है, हाफ मिनट निकालना है, और अभी मैं आपको फटाफट से यूनिट बता दूंगी। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा। देखिए आर ओ आर विच इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन है ना। कंसंट्रेशन क्या है आपका, मोलैरिटी, और मोलैरिटी किसके टर्म्स में रहता है, मोल्स अपॉन लीटर। ठीक है, अगर मोल्स अपॉन लीटर हमारे पास कंसंट्रेशन है और उसके साथ टाइम में था बीटी, याद आ रहा होगा डेल्टा टी, अब इसके रिस्पेक्ट में आप टाइम रखेंगे, और टाइम में टी नहीं बल्कि टाइम में यूनिट सेकंड रख सकते हैं। मिनट में भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, पर मिनट सेकंड जो भी है आप सब समझ चाहिए कि टाइम है इज इक्वल्स टू योर के, एंड ये के को हमको बाहर निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अलग अलग योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं किसका निकाल रही हूँ, सेकंड ऑर्डर का। हाँ, कंसंट्रेशन अगर मैं जीरो लगा दूँ, एन इज इक्वल्स टू जीरो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, मतलब किसी भी दो एक्सपेरिमेंट्स को प्लस करके मेरे पास जीरो आना चाहिए।
दैट इज योर जीरो ऑर्डर। अब यहाँ पर अगर मैं के निकालना चाहूँ तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बेस का जो एक्सपोनेंट होता है वो एक्सपोनेंट अगर जीरो है तो पूरा टर्म 1 आता है, आपको पता हो, और दैट इज एक्सपोनेंशियल लॉ। और यहाँ पर के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका मोल अपॉन लीटर पर सेकेंड। मतलब ये आप इन्वर्स में लिखिए तो आपको क्या आ जाएगा आंसर इसका, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। दैट इज योर रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हो गया, मिटा दो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देख लीजिए, मोल पर लीटर सेकेंड इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, 1 मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है, जीरो होगा तो जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं के निकालूँ तो कितना निकल जाएगा मेरा, कंसंट्रेशन हो जाएगा डिवाइड, है ना, कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर मोल लीटर माइनस सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर कंसंट्रेशन डिवाइड में आएगा, मतलब मोल और लीटर ऐसे, है ना, मोल और लीटर। यहाँ पर इसका इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि ये मोल अपॉन लीटर होता है। यहाँ पर आप मोल कैंसिल कर दीजिए, लीटर इन्वर्स कैंसिल कर दीजिए, तो टोटल जो के का एक रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो आ जाएगा 1/10, आई मीन 1 सेकेंड। करेक्ट है, बिटा दो, देख लिया। चलिए थर्ड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर देख लीजिएगा। वही सेम मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के, यहाँ पर कंसंट्रेशन आपके पास कितना स्क्वायर में है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर मतलब 2, एन का वैल्यू 2। अब यहाँ पर के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स अपॉन में मोल लीटर इन्वर्स, और ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करके देखो। यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स की तरह बैठ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ मोल ये बेस है तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, लीटर इन्वर्स, और यहाँ पर 1 - 2 कितना आ जाएगा पूरा, मोल लीटर इन्वर्स, और यहाँ पर -1 सेकेंड -1, यह कितना किसका आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। देख लीजिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में लिख देती हूँ। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर -1 की जगह -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड ऑर्डर में 3 आएगा ना, क्यूब आएगा। मैं कैसे दिखा देती हूँ, मोल लीटर -1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 3 ऑर्डर, एंड के शुड बी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स का क्यूब, जिसमें कितना आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, इसका कितना आ जाएगा, इसका पूरा 1 है तो 1 - 3, और यहाँ पर सेकेंड -1 कितना आ जाएगा, मोल लीटर -1, यहाँ पर -2, और ये सेकेंड -1। करेक्ट है, देख लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगीरे साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता। हम अब तक अपना मॉलिक्युलरिटी तक एक छोटा सा वीडियो कंक्लूड कर चुके हैं, विच इज़ अवर मॉलिक्युलरिटी मैकेनिज्म रिएक्शन के टाइप्स, विच इज़ व्हाट इन दी 2 टाइप्स, राइट। हमारा 2 मैकेनिज्म रिएक्शन का टाइप्स निकला था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस के साथ हम समझेंगे मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या होता है, और उसके साथ उसके लिमिटेशन समझेंगे, कहाँ पर टाइप्स में लिमिटेशंस आ जाती हैं मॉलिक्युलरिटी के टाइप्स में, और कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस तैयार होता है। सिमिलैरिटीज़ के साथ देखेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और स्टेबिलिटी भी देखेंगे हम। कहाँ पर देखेंगे, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कर दूँगी, जहाँ पर आपको मॉलिक्युलरिटी का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड होता है, इसलिए मैं स्टेबिलिटी दिखा रही हूँ। देखिए, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन में जो भी आप केमिकल इक्वेशन देखोगे, उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट हो या मतलब रिएक्टेंट की बात हो रही है, रिएक्टेंट डिकम्पोज भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, और रिएक्टेंट
कंबाइन मतलब कंपोज भी हो सकते हैं, ठीक है, कंपोजिशन रिएक्शन भी हो सकता है। तो अब तो पता है ना रिएक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं। तो कंपोजिशन रिएक्शन हो या डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो, मॉलिक्यूल्स का कोलाइड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपका प्रोडक्ट तक पहुंचता है, ठीक है। मतलब किसी टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाई था, टॉप में था, पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते होते प्रोडक्ट जैसे भी मर्जी, अब हम अकॉर्डिंग टू अवर रिएक्शन देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट से 2-3 प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं। कंपोजिशन रिएक्शन में क्या देखते हैं, 2-3 रिएक्टेंट को कंबाइन करके हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है। तो इससे थोड़ी क्लैरिटी आती है कि आपको पर्टिकुलर रिएक्शन का जो डिपेंडेंस है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस है, वो किसके ऊपर आधारित है। ये तो क्लियर नहीं होता ना, इसके लिए हमको मॉलिक्यूलरिटी टर्म यूज़ करना पड़ता है, समझना पड़ता है। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में, मतलब कौन सा पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कोलाइड कर रहा है, ठीक है, कोलाइड कर रहा है मतलब हम क्या देखते हैं, आप क्या जानते हो, जैसे हम H2 + O2 = वाटर लिखते हैं, करेक्ट है। इसका आप कुछ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले सकते हो, आप ये वाटर का एक बैलेंस इक्वेशन बना सकते हो। बस स्टिल यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कोलाइड कर रहा है या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन के मोल्स कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ तक ये क्लियर नहीं हो रहा था। यहाँ पर अगर मैं आपको रेट ऑफ मतलब रेट लॉ अगर बता दूँ, इस रेट ऑफ रिएक्शन का अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन बता दूँ, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि हमारे पास क्या आ सकता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन का क्लैरिटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म के 2 टाइप्स होते हैं। अब 2 टाइप्स में यहाँ तक हमको क्लियर नहीं हो रहा था कि वाटर परफेक्टली आपका कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा, क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये समझ ही नहीं आ रहा था। अगर मैं कहीं आपको इसका रेट का एक्सप्रेशन दे दूँ, ठीक है, कि H2 उसके ब्रैकेट के बाहर मैं ऐसे 1 2 ऐसे कुछ लिख दिया है ना, कुछ ऑर्डर लिख दिया मैंने, और O2 उसके बाहर कुछ ऑर्डर लिख दिया, और कंबाइन करके मैंने एक आपको एक्सप्रेशन दे दिया, अल्फा + बीटा = समथिंग योर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वहाँ से आपको क्लैरिटी हुई कि हाँ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम कैसे पता करें कि मॉलिक्यूलरिटी कैसी आएगी। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब डिपेंड करती है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वगैरह का केस नहीं है। देखिए, दिखेगा ऐसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख रखा हूँ, सपोज दिस इज योर A कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट A, सपोज दिस इज योर रिएक्टेंट B, ठीक है। अब इनका मुझे क्या लिखना है, रेट का एक्सप्रेशन। समझ लीजिए कि A का पावर आपका अल्फा था और B का पावर आपका बीटा था। ये आपको कुछ कंसंट्रेशन दे रहा है मोल्स पर लीटर टाइम इनवर्स में, कुछ ऐसे अल्फा बीटा, और यहाँ पर आप समझ लो कि ये अल्फा + बीटा आपका आएगा, ठीक है। अब अल्फा + बीटा कैसे आएगा, इसके इक्वल रखना है, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्लस ये हट जाएगा, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आप रेट का एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये एक प्रोडक्ट के फॉर्म में देगा, है ना। मतलब ये अल्फा और बीटा का प्लस होगा जब A × B, मतलब A प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन B प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आपस में मिलेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, देन ओनली यू विल गेट द कंसंट्रेशन टू द पावर अल्फा + बीटा, दैट इज योर व्हाट, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये अल्फा + बीटा क्या है आपका, क्या है, n है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू। अब यहाँ तक तो क्लियर था हमारे पास कि अल्फा + बीटा इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पर इस अल्फा + बीटा मीन्स दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम कैसे अपना मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड करें, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी के भी टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट टाइप्स वी विल डिस्कस इट्स, मतलब उसके मतलब को डिस्कस करेंगे, कैसे इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन चेंज होता है। देखिए, जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या क्या देख रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्या क्या देख रहे थे, अपना टाइप्स हम 1 देख रहे थे, 2 देख रहे थे, 3 देख रहे थे। इसके साथ साथ हम -1, -2, -3 भी देख सकते हैं, ठीक है। अब 1/2 -2/3 ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और आपका ये पॉजिटिव वैल्यू में भी आ सकता है, आप देख सकते हो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, और साथ साथ ये नेगेटिव में भी आपको दे सकते हैं, इवन 0 भी हो सकता है ना, पर्टिकुलर वो 0 नहीं लगाओगे आप, क्योंकि पर्टिकुलर किसी भी कंसंट्रेशन का पावर 0 मीन्स इटसेल्फ द होल सम विल बी इक्वल्स टू 1 ना, इसलिए उस पर्टिकुलर किसी अल्फा या बीटा का वैल्यू आप 0 नहीं रखोगे, पर हाँ अल्फा + बीटा को अगर प्लस करने के बाद हो सकता है कोई माइनस हो,
है ना, छोटे से -1 हो, -2 +2 ऐसे हो सकता है, कैंसिल आउट होकर वो 0 दे सकता है, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर भी पॉसिबल है ना, तो जीरो भी हो सकता है। आपका ये पूरा जो बताया जा रहा है ना, यहाँ तक आपका क्या था, यहाँ तक आपका क्या था, पर्टिकुलर अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा बीटा वाली वैल्यूज का इक्वल दिखा रहा था। और जीरो जो है ना वो पर्टिकुलर सॉल्व करने के बाद आता है। तो ये जो पर्टिकुलर आप ये चारों देख रहे हो ना, ये पूरा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझ आया। अब मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही थी कि ये जो पर्टिकुलर आप एक केमिकल रिएक्शन देख रहे हो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, ये वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल है ना। अब हम रूल में घुसे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आ गया तो हम बोलेंगे कि हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्डर जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होगी और एनी गिवन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, उसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा दैट विल बी योर एलिमेंट्री ओनली, ठीक है। तो यहाँ से हमको मॉलिक्युलरिटी में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मॉलिक्युलरिटी को फाइंड करने के लिए ये आप मैं बिठाने वाली हूँ, आप सिर्फ मॉलिक्युलरिटी को ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्युलरिटी मीन्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, बता दूँ क्या इतना लिख लिया होंगे, वैसे कुछ खास नहीं था, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही थी। अब लिखिएगा to find out the value of molecularity, we have to check, अब लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आता बहुत बार बुक में क्लियर देता नहीं है। Molecularity, we have to check the order of reaction value which is given experimentally if the order of reaction is equals to stoichiometric coefficient of given mole, stoichiometric of origin chemical equation, suppose A plus B, so the reaction mechanism will be elementary। देखिए क्या लिखा मैंने, मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या होता है उससे हिसाब से हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए इसको समझने से पहले हमको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी के टाइप्स होते हैं, उसके नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइप्स होते हैं, हम थ्योरी में पढ़ेंगे। मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए वी हैव टू चेक द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज गिवन एक्सपेरिमेंटल व्यू से हमको वो गिवन होगा। इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे, प्लस करने के बाद अगर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आएगा, एन का वैल्यू जो आएगा, वो अगर हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किसी का देख लो और पर्टिकुलर किसी का देखते आपने देखा कि सपोज ए और बी है ना, अगर यहाँ पर मान लो कि 2 है, ठीक है, ये सपोज लिख देती हूँ मैं, सपोज ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट का 2 है और ये बीटा का 3 है, ठीक है, तो ये 2 + 3 आपको कितना देगा, कितना दे सकते हैं, -3 कर देती हूँ, ठीक है, सो -3 में हो सकता है, तो 2 - 3 कितना देगा आपको, ये अल्फा और बीटा, समझो 2 और -3 को, और आपको ये पूरा प्रोडक्ट मिला के कितना दे देगा, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ A × B और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा -1, ठीक है, मतलब ये आपको क्या है पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन था मल्टीप्लिकेशन में था जो मल्टीप्लाई आएगा इसका, और 2 - 3 = -1, तो पर्टिकुलर जो -1 है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर यहाँ पर हम A और B का है ना मोल अगर हम चेक करें तब देख सकते हो कि यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मोल दिखेगा ना, वो अगर ये -1 के इक्वल हुआ, -1 के इक्वल अब नहीं होगा, ठीक है, अगर -1 की जगह हम +1 होता तो आप करोगे, मतलब
ऐसा मतलब ये इतना कठिन लगता है बच्चों को समझने में, एक्चुअली में कठिन है नहीं। ये -1 और यहाँ पर -1 नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक अलग यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 है, यहाँ -2 है, समझो यहाँ पर कितना आएगा +1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट का अगर मोल 1 आया, ठीक है, तो 1 मतलब यहाँ पर अगर 1 1 सेम है, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे एग्जांपल से आप समझोगे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, आईआईटी बुक्स में कुछ एग्जांपल दिए रहते हैं, मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी, अभी आप समझो से, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या देखना है कि मॉलिक्यूलरिटी तो हमको क्लियर हो गई, ठीक है, मतलब ये कौन सी मॉलिक्यूलरिटी थी, एलिमेंट्री रिएक्शन वाली मॉलिक्यूलरिटी। पर अब हमको देखना है कि क्या होगा जब हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू आए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो पर्टिकुलर मोल्स के बराबर ना हो। मैं नेगेटिव फ्रैक्शन वाला टर्म में नहीं समझा रही हूँ, वो मैं दूसरी बात समझाऊंगी। अभी आप समझो कि सपोज यहाँ पर 1 आपका आता, पॉजिटिव नहीं आप रहो ना, सपोज यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता वो बाई चांस 2 आ गया, तो क्या होगा, 2 के इक्वल 1 होता है क्या, नहीं, 1 के 1 इक्वल, 2 के 2 इक्वल, ऐसा होता है। और 2 को 1 के साथ इक्वल हम नहीं कर सकते, जिसके तहत क्या होता है कि हमारे पास पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, वो क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन मानी नहीं जाती। वो क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन मानी नहीं जाती। एलिमेंट्री रिएक्शन मानी नहीं जाती मतलब कि कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, देन इट विल डेफिनेटली फेवर्स द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पर लिख देती हूँ, इफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे लिख रही हूँ वैसे याद कीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब इसको पढ़ने के बाद आप बुक पढ़ो तो आपको इजी लगेगा। इफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द ओरिजिन केमिकल इक्वेशन। ओरिजिन केमिकल इक्वेशन मतलब जिस केमिकल इक्वेशन की हम बात करेंगे कि इसमें आपका मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा, इसीलिए ओरिजिन केमिकल इक्वेशन, if the stoichiometric coefficient is not equals to the order of reaction in the origin chemical equation, so the reaction mechanism will be your complex reaction। ये नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, इफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इक्वल मॉलिक्यूलरिटी आ रहा था, ये पर्टिकुलर जो मैंने एग्जांपल दिया वो एलिमेंट्री रिएक्शन मैकेनिज्म का होगा। पर ऐसा अगर हुआ कि यहाँ पर A आया 3 और यहाँ पर B आया कुछ -2, ठीक है, अल्फा बीटा, पर सपोज यहाँ पर A का कुछ मोल था, है ना, सपोज B का कुछ 2 मोल्स था, तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 मोल्स 1 मोल मल्टीप्लाई होके 2 आएगा। तो 2 मोल्स क्या कर सकते हैं कि आपका जो पूरा रिएक्शन होगा, मतलब ओवरऑल जो आपका आएगा प्रोडक्ट, उसका भी मोल्स में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और मोल्स में कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि ये पर्टिकुलर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं रख पाओगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड था। पर अब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन एक रिएक्टेंट का बढ़ जाने की वजह से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी मोल्स के ऑर्डर बढ़ गया, मोल्स का ऑर्डर बढ़ गया, जिसके साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल वो नहीं हो पाया। ये मैं इजी एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, पर एग्जांपल बुक के एग्जांपल से आपको केमिकल जो एग्जांपल्स रहते हैं ना केमिस्ट्री में, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक टाइम अच्छे से समझा दूँगी, आप अभी सिर्फ रफली समझो, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए समझो। आईआईटी का लेवल अभी हम नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ क्लास 12 लिख के रखी हूँ, सिर्फ हम 12 बोर्ड्स का जो डिफरेंस आता है वो करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पर आईआईटी में इससे भी कठिन क्वेश्चन आता है, कंसंट्रेशन मोल्स मैथमेटिक्स आते हैं, उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। पहले इंटीग्रेशन तो कर लो, उसके बाद मैथ्स करके लेना। तो यहाँ तक हम क्या समझे, थ्योरी। अब ये समझने के बाद हमको कैसे समझ आएगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कैसे फाइंड होती है।
तो अब हमको क्या देखना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कैसे होती है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में तो मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू आ गई 1 है, अब 1 है तो टाइप्स में हम देखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर है, पर मॉलिक्यूलरिटी 1 है और आपका अगर रेट ऑफ रिएक्शन कुछ 1 है, इसका मतलब आप यहाँ तक क्लियर हो गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन था। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब जहाँ पर आपका इंटरमीडिएट नहीं बनता बल्कि क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट मैंने अभी क्लियर किया ना, ट्रांजिशन स्टेट मतलब आप SN2 में देखोगे, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। SN2 सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, वहीं जो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है ना, वहाँ पर क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको कैसे उसका यूनिमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर। देखिए यूनिमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर डजंट स्टेट एनी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर टाइप्स को एलिमेंट्री माना जाता है, मैं आपको बताऊंगी, आप टेंशन मतलब मैं अभी आपको लेक्चर के थ्रू बता दे रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर रिएक्शन एलिमेंट्री कहा जाता है, और एलिमेंट्री रिएक्शन का जो आपका पर्टिकुलर कोई एक स्टेप रहता है उसको हम काउंट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी में। मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप लिखोगे, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो जो आपका पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है ना, वो मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल, मतलब मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड करने के लिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्री को इक्वल नहीं रख पाओगे जहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ही आता है एलिमेंट्री रिएक्शन, पर एलिमेंट्री रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको बिल्कुल दोनों इक्वल दिख जाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको फ्रंट में ओरिजिन ऑफ कोई भी केमिकल इक्वेशन में नाम दिखे, तो आप क्या समझोगे कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके अंदर का कोई मॉलिक्यूलरिटी होगा, और दैट मॉलिक्यूलरिटी विल बी इक्वल्स टू योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वल हो सकती है, पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी इक्वल्स, नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलरिटी। क्यों, अब वो हम समझेंगे, ठीक है। पहले मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का समझा देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कैसे हम देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। देखिए हाउ टू डिटरमाइन और आइडेंटिफाई विथ यू, आइडेंटिफाई the molecularity value in a complex reaction according to elementary reaction the order of reaction should not be equals to stoichiometric coefficient in two-step reaction और मल्टीपल स्टेप लिख देती हूँ। So each step of complex reaction is considers as elementary reaction। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, मैंने क्या लिखा, हाउ टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू निकालना कठिन रहता है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन इज दिस। सो यहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैकेनिज्म होगी वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी बल्कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल SN
वन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन आपको क्या रहता है, इंटरमीडिएट बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, ईजी होगा समझने में। एग्जाम्पल SN1 रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। मैं आपको ये साइमल्टेनियसली क्लियर करते हुए जा रही हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप भूल जाओगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और H+ आप लिख दो, ये होता है तीन स्टेप में खत्म हो जाता है। एंड हेंस द ROR which is rate of reaction is directly proportional to, समझ में तो आ रहा है ना आपको? अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार वापस से जाकर देखना, मैं बता चुकी हूँ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, देखिए क्या लिखा मैंने, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर रिएक्शन स्टेप इज कंसिडर्ड एज टू बी एलिमेंट्री रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अपना अपना मॉलिक्युलरिटी होता है रिएक्शन स्टेप का। तो यहाँ पर आप कैसे एक पर्टिकुलर मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू निकालोगे? एक पर्टिकुलर मॉलिक्युलरिटी वैल्यू निकालने के लिए आपका पर्टिकुलर रिएक्शन सिंगल स्टेप में खत्म होना चाहिए। पर वही हम देख रहे हैं कि आपका जो मॉलिक्युलरिटी है, आई मीन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है आपका? सिंगल स्टेप में खत्म नहीं हो रही है बल्कि मल्टीपल स्टेप में आपका प्रोसेस खत्म हो रहा है। तो अगर जब मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसेस खत्म होता है तो वहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि हमें मॉलिक्युलरिटी निकालना मुश्किल पड़ता है। मॉलिक्युलरिटी आप कैसे निकालोगे? देखिए मॉलिक्युलरिटी इक्वल होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ तक तो क्लियर है, पर मॉलिक्युलरिटी निकाले कैसे? मतलब मॉलिक्युलरिटी किस स्टेप का निकाले? देखिए हम मॉलिक्युलरिटी उसी स्टेप का निकालते हैं। ये आप लिखिए नोट, मॉलिक्युलरिटी हम उसी स्टेप का निकालते हैं। मॉलिक्युलरिटी is able to find of that step which is being the slowest step, also called RDS। क्या होता है RDS? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा स्टेप मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ऐसा स्टेप आ रहा है जहाँ पर रेट डिटरमाइन कर रहा हो। स्लोएस्ट स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर वही स्टेप हमको क्या बताएगा? मॉलिक्युलरिटी बताएगा। किसका? आपका पूरा रेट ऑफ रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी बताएगा। जब मॉलिक्युलरिटी वो पर्टिकुलर स्टेप बता रहे हैं मतलब वो स्टेप क्या है? सबसे स्लो है, कठिन है, इसलिए वो आपका क्या है? मॉलिक्युलरिटी बताने की सक्षम है और RDS बोला जाता है उस स्टेप को, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। और यहाँ पर लिख दिया मॉलिक्युलरिटी इज एबल टू फाइंड आउट दैट स्टेप व्हिच इज बीइंग द स्लोएस्ट स्टेप आल्सो कॉल्ड एज RDS। एग्जांपल मैंने लिखा था SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? इसका फुल फॉर्म सबको पता है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर स्टैंड्स मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब जिसकी मॉलिक्युलरिटी है वो 1 मोल में डिपेंड कर रही है। 1 मोल मतलब आप समझ सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? 1 होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर स्टैंड्स फॉर 1 वेयर कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन ओनली 1 मोल और कंसंट्रेशन भी एक ही होती है। तो आप समझ सकते हो कि कंसंट्रेशन का जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका मॉलिक्युलरिटी बताएगा कब? जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन देखेंगे और पर्टिकुलर जब मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू आएगा, है ना, जो स्टोकियोमेट्री आएगा वो स्टोकियोमेट्री के इक्वल तब ही पॉसिबल है जब आपका पर्टिकुलर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। कब? जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर स्लोएस्ट स्टेप देखेंगे विच इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। सर इसी वजह से हमारे पास जो SN1 रिएक्शन है अच्छा खासा एग्जाम्पल हो सकता है। और ये जो यूनिमॉलिक्यूलर आया है ना, ये यूनिमॉलिक्यूलर कहाँ से? एक्सपेरिमेंटल आया है। मतलब पर्टिकुलर 1 मोल में आपको क्या डिपेंड हो रहा है? रेट डिटरमाइन हो रहा है। और 1 मोल मतलब पर्टिकुलर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट शुड बी इक्वल्स बिकॉज ईच स्टेप इज कंसिडर्ड एज टू बी एलिमेंट्री इन दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दैट्स व्हाई द पर्टिकुलर order of reaction will be 1, that is your first order kinetics, and as well as the nucleophilic substitution reaction for unimolecular reaction is completes in 2 steps.
एक्चुअली 3 स्टेप में होता है, मैं 2 स्टेप बता रही हूँ क्योंकि मल्टीपल स्टेप है। इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट? कार्बोकैटायन। रेट ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन होता है कि कार्बोकैटायन बनने का स्टेप। अगर कार्बोकैटायन अनस्टेबल है तो स्टेबल बनने के लिए इसको जल्द से जल्द अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अच्छा वाला जो है आप बोल सकते हो कि स्टेरिक एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। सो कार्बोकैटायन जितना अच्छा स्टेबल उतना अच्छा आपको क्या आ जाएगा, उतना अच्छा आपको क्या आ जाएगा रिएक्शन का प्रोडक्ट। और 3 डिग्री 2 डिग्री इज मच मोर फेवरेबल फॉर दिस पर्टिकुलर SN1 रिएक्शन। क्लियर? और SN1 रिएक्शन के बारे में आपको पूरा भी नहीं करके दिखाऊंगी, वो आपका कहाँ आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, हेलो एल्केन्स में हम पढ़ते हैं। अभी आप समझो कि ये क्या है आपका पर्टिकुलर SN1 एक एग्जाम्पल है जहाँ पर यूनिमोलिकुलरिटी हमको दिखती है। यूनिमोलिकुलरिटी मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पर ऐसा नहीं है कि आप जब भी कोई माइनस या फ्रैक्शन में देखो तो वो आपको इक्वल दिख जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल कब आता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब एलिमेंट्री रिएक्शन किसी ओरिजिन ऑफ केमिकल इक्वेशन से दिखे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं आती स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की। ऐसा क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है। हाँ, एक और चीज़ मुझे क्लियर करनी थी कि जब मॉलिकुलरिटी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, पूरी जो मॉलिकुलरिटी है, यहाँ तक बच्चों को क्लियर हो गया क्या कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप को हम एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हैं। मैंने यहाँ लिख के रखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप इज कंसिडर्ड एज टू बी एलिमेंट्री रिएक्शन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। पर स्टूडेंट्स को अक्सर ये भी डाउट आता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन तो हो गया हर स्टेप, पर पर्टिकुलर हम एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ तो अपना मॉलिकुलरिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है एलिमेंट्री रिएक्शन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं मॉलिकुलरिटी। पर स्टिल बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के बाद जब हम किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो केमिकल इक्वेशन को देखने के लिए हमको पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन का तो मॉलिकुलरिटी पता होना चाहिए ना। हम किसी पर्टिकुलर एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप को क्यों उठा के देख रहे हैं? क्योंकि देखिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आपका रेट बता सकती है, आप समझ सकते हो ऐसे, इसलिए उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑलवेज कंसिडर्ड इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओनली। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो होगा ही। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन SN1 अच्छा एग्जांपल है। कार्बोकैटायन बनता है जहाँ पर इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट जहाँ पर कुछ टाइम के लिए रिएक्शन रुकती है, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पूरा ओवरऑल मोलिकुलरिटी आपको कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। पूरा मोलिकुलरिटी आपको कोई नहीं बता पाएगा, बल्कि हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप के थ्रू अपना मोलिकुलरिटी देखते हैं, विच इज़ अवर बेस्ट वे टू फाइंड आउट द मोलिकुलरिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ही हमको क्या देखना है, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे इसके अंदर, बहुत सारे स्टेप्स मतलब यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद हमको देखना पड़ता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको स्लोएस्ट स्टेप वही बनता है जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा सेकेंड स्टेप मतलब इंटरमीडिएट बनने का चांसेस रहता है। और सेकेंड स्टेप में ही आपका क्या हो जाता है, स्लोएस्ट स्टेप होने की वजह से वहाँ पर आपका मॉलिकुलरिटी को फाइंड किया जा सकता है, जहाँ पर आपका पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इक्वल होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, दैट विल बी अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, कंसंट्रेशन विल बी टेकन एज ओनली डिपेंड्स ऑन दी 1 मोल कोलिजन। और 1 मोल कोलिजन हो रहा है मतलब वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन will take place। first order reaction मतलब 1, order of reaction will be 1, that's why first order reaction is there। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? अब हम देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स, मतलब इसके मैं डिफरेंस लिखवा देती हूँ आपको, सिमिलैरिटीज़ के साथ समझा दूंगी, डिफरेंस लिखवा देती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? चलिए इसको लिख लीजिए।